मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में, यानी कोनिक के बारे में। इसमें से आप देखते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। उसमें क्या होता है, नेचर पूछ लेता है। कोई कोनिक लिख देगा, कहेगा कि ये कोई कोनिक दिया है, हिंदी में क्या बोला जाता है इसे, सांकव। हिंदी में इसे सांकव बोला जाता है। कोई कोनिक दे दिया, वो कहेगा ये कोनिक पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन है या हाइपरबोला है। कोनिक दे देगा, पूछ लेगा ये है क्या, या उसी में कहेगा कि कुछ कंडीशंस भी दे देता है और वैल्यूज भी निकलवा लेता है। आइए उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो हम जो यहाँ पर लेंगे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोनिक के बारे में बात कर रहे हैं। और कोनिक में जो होता है ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कोनिक या इसी को बोला जाता है कोनिक सेक्शन भी बोल देते हैं। यही आपका कोनिक सेक्शन भी बोल दिया जाता है। और ये कोनिक सेक्शन है, ये किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में बात कर रहे हैं। अभी कोनिक सेक्शन हम फिर बात करेंगे, वो बात करेंगे किसमें, पोलर फॉर्म में, है ना। जब ये आ जाएगा 2D दर खत्म होगी तो लास्ट में पोलर फॉर्म ही चलेगा, इसका पोलर इक्वेशन चलेगा, जिसे हम कोनिक सेक्शन उसमें भी बोला जाएगा, लेकिन वो पोलर फॉर्म में होगा। आइए क्या होता है कोनिक में क्या होता है, यदि हम क्या होता है इसमें कि एक हमारे पास एक लाइन होती है, ये हमने लाइन ले ली, ये लाइन है आपके पास, फिक्स लाइन है। और एक आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड लाइन है। ध्यान दीजिएगा, फिर बोल रहा हूं मैं, ये फिक्स्ड लाइन है आपके पास में, और ये आपके पास है, ये क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपके पास में फिक्स्ड पॉइंट है, ये ले लिया। अब फिक्स्ड पॉइंट है तो फिक्स्ड पॉइंट को इसको सपोज कर लीजिए हमने डिनोट कर दिया, वो किससे डिनोट कर दिया, एस से डिनोट कर दिया, कैपिटल एस से हमने इसे डिनोट कर लिया है। अब हमें एक पॉइंट का लोकस लेना होता है। लोकस इसका मतलब कोई मूवेबल पॉइंट होगा, और वो मूवेबल पॉइंट इस तरह से होता है कि जैसे पॉइंट सपोज कर लीजिएगा, ये पॉइंट ले लिया आपने, ये मूवेबल पॉइंट है जिसे आपने पी से लिख दिया, ये होगा एक्स कॉमा वाई ले लिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो डिस्टेंस से ली जाती है, यहाँ से जैसे पी एस, ये इस फिक्स पॉइंट से इस मूवेबल पॉइंट की डिस्टेंस ले ली जाए, और इस फिक्स लाइन की भी डिस्टेंस ले ली जाए। डिस्टेंस का मतलब ये परपेंडिकुलर डालेंगे आप, ये 90 डिग्री होना चाहिए, तब ये डिस्टेंस इसकी मानी जाती है। तो इस पी पॉइंट का लोकस इस तरह से रहता है कि इन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जो ये इसका बनेगा, जो लोकस होगा, तो लोकस होगा तो कोई यहाँ पर कर्व बनेगा, उसी को बोला जाता है कोनिक। उसी को क्या बोला जाता है, कोनिक बोला जाता है। अब इस कोनिक में आपका क्या हो सकता है हाइपरबोला हो सकता है स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ जाता है, हो सकता है पैराबोला भी हो जाए, हो सकता है एलिप्स भी हो जाए, हो सकता है सर्कल भी हो जाए। लेकिन इनके लिए क्या होंगी, इसमें कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले जो हमने कोनिक लिया है, इस कोनिक के बारे में बात करें और इस कोनिक की डेफिनेशन हम लोग पहले लिखेंगे। तो कोनिक की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कोनिक जो होता है ये किसी पॉइंट का लोकस होता है, और जो ये पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट है, ये किसी फिक्स्ड लाइन से, इस फिक्स्ड लाइन से, और जो डिस्टेंस है इसकी, और ये फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये हमेशा कांस्टेंट रेशियो में रहती है। इसी को बोलते हैं कोनिक। आइए तो यहाँ पर हम लोग इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब देखिएगा ये कहाँ पर है, जब ये लिया जाएगा तो ये प्लेन है आपका, इस प्लेन में होगा एक, और फिर इसकी डेफिनेशंस पर हम लोग इससे और रिलेटेड जो होंगी इन पर बात करेंगे। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा इसे बोला जाएगा फोकस, फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाएगा फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन है इसे बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। हिंदी में इस फोकस को क्या बोलते हैं, नाभि, हिंदी में इसे बोलते हैं नाभि, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, नियता, इसको बोलते हैं नियता हिंदी में, ये है। चलिए फिलहाल में हम लोग यहाँ पर इसकी पहले डिफाइन करते हैं, लिखते हैं द लोकस ऑफ ए पॉइंट। यहाँ पर कोनिक की डेफिनेशन ले रहे हैं हम, यहाँ पर हमने लिखा कोनिक, और ये लेंगे द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट in such a way, point in of a point
in such a way, in such a way, in such a way, ये इस तरह से लिया जाता है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट का लोकस होता है वो इस तरह से लिया जाता है। और किस में लिया जाता है? किसी प्लेन में लिया जाता है। ये लोकस ऑफ ए पॉइंट इन सच ए वे, बल्कि आप यहाँ पर इन प्लेन लगा लीजिए पहले। लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, यहाँ पर इन ए प्लेन और लगा लीजिए, तब ठीक रहेगा। नहीं प्लेन बाद में लेंगे तो डेफिनेशन में कुछ और बढ़ जाएगा। इन ए प्लेन, ऐसे द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इन सच ए वे, इन सच ए वे द, यहाँ से क्या ले रहे हैं? रेशियो ले रहे हैं हम यहाँ से। द रेशियो, रेशियो लिया जा रहा है। किस किस का लिया जा रहा है? डिस्टेंस इसका, पी से डिस्टेंस इसका लिया जा रहा है। वो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होगी और फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस होगी। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इन सच ए वे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ली जा रही है। फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस, और किसके साथ रेशियो है? टू द डिस्टेंस टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए fixed line, from a fixed line is always constant, is always constant, is known as कोनिक। ये आपका क्या बोला जाता है? कोनिक बोला जाता है। चलिए कोनिक पर हमने बात की। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आपका हो रहा है, ये हो रहा है एस पी हो गई, जो कि पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे थे, फिक्स्ड पॉइंट से एस पी हो गया। और इस पॉइंट को यहाँ पर हमने ले लिया कैपिटल एम, या एम पॉइंट को चलिए हम उधर इस पर लिख दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को असुविधा ना हो। एम ले लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास पी एम, और इक्वल टू जो ये होता है रेशियो, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसे आप कांस्टेंट ले लीजिए। इसे क्या लेंगे? कांस्टेंट ले लीजिए। और जो कांस्टेंट है ये किसके बराबर मान लिया? ई के इक्वल मान लिया है। ये हमने लिख दिया से, ये ई के इक्वल लिख दिया, ये हमने लिख दिया से। तो ये कहलाता है कोनिक। लेकिन यहाँ पर जो ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये फिक्स्ड लाइन है, इनको भी कुछ बोला जाता है। फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है फोकस बोला जाता है। फिक्स्ड लाइन को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोला जाता है और फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। तो चलिए इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है टीजीटी और पीजीटी दोनों में। पहले इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते थे। स्टार्टिंग में टीजीटी में एक दो बार पूछा, फिर पीजीटी में ज्यादातर हर बार पूछा जाने लगा और टीजीटी को इग्नोर किया। लेकिन अब करेंटली टीजीटी पीजीटी दोनों में ही पूछा जाता है। इक्वल एलटी और जीआईसी भी इन्वॉल्व रहता है क्वेश्चन, इनमें भी इन्वॉल्व रहता है। इनका क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, नोन एज फोकस इज नोन एज फोकस ऑफ द कोनिक, ऑफ द कोनिक। चाहे तो कोनिक लिख दीजिए या कोनिक सेक्शन लिख दीजिए, दोनों में से चाहे जो लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। कोनिक सेक्शन और फिक्स्ड लाइन जो होती है, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके पास होती है, वो डायरेक्ट्रिक्स होती है। एंड कांस्टेंट जो रेशियो लिया है, ये कांस्टेंट रेशियो ई, एंड कांस्टेंट रेशियो ई
इज नोन एज इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? उत्केंद्रता। हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता ऑफ द कोनिक। ये कोनिक की जो होती है वो क्या होती है? इसेंट्रिसिटी होती है। ये हमने देखा यहाँ पर। अब देखिए कि जो ई की वैल्यू होती है, इस ई की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है ई का क्या नेचर होगा। ई आपका 0 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, ये ई हो सकता है। तो आइए उसी पर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ई की वैल्यू क्या क्या होगी, तब ये आपका जो है कोनिक होगा। उस कोनिक को क्या बोलेंगे? चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि इफ, यहाँ पर हमने ले लिया कि इफ यदि ई इज लेस देन 1, इफ ई इज लेस देन 1, ई आपका 1 से छोटा है, तो कोनिक को क्या बोला जाता है? तो यहाँ से जो कोनिक को बोलते हैं, कोनिक इज नोन एज एलिप्स। कोनिक इज नोन एज ये क्या बोला जाता है? एलिप्स बोला जाता है। एलिप्स का मतलब क्या होता है? दीर्घवृत्त। हिंदी में बोलते हैं इसको दीर्घवृत्त। चलिए अब ई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 के इक्वल हो तब, इफ ई इक्वल टू आपके पास 1 है, तब ये जो कोनिक होता है, तब ये से कोनिक इज नोन एज, तब ये जो कोनिक आपका कहलाता है, ये कहलाता है पैराबोला, यानी परवलय। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? हिंदी में बोलते हैं परवलय। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एलिप्स को क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्त। ये बोला जाता है दीर्घवृत्त बोला जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पर अब ई की वैल्यू यदि ग्रेटर देन होगी तब, इफ ई इज ग्रेटर देन 1, लेस देन ले लिया, इक्वल ले लिया, ग्रेटर देन होती है, तब इस कोनिक को जो बोला जाता है, कोनिक इज नोन एज हाइपरबोला। परवलय हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, हाइपरबोला। अब हाइपरबोला को हिंदी में जो बोलते हैं अति परवलय। ये ले लिया आपने। अब ई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है। ई की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इफ यदि यहाँ पर हमने कहा कि ई की वैल्यू यदि 0 है, ई की वैल्यू 0 है, तो जो कोनिक होता है इसको बोला जाता है सर्कल। तो जो कोनिक होता है, कोनिक इज नोन एज सर्कल। ये सर्कल की बात होती है। सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त। सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, यानी वहां पर ई आपका डिफाइन नहीं किया जाता, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है, वहां पर कोई कर्व नहीं रहता। इसलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो हमने अभी ये पढ़ा हुआ है, इसी को हम लोग लेते हैं कोनिक। कोनिक किस तरह से बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। यानी ई की वैल्यू एक तो आपकी क्या हो रही है? ई की वैल्यू जो आगे हम लोग अलग अलग चैप्टर से अलग अलग बात करेंगे, ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब देखेंगे एलिप्स का कैसे शेप आएगा, पूरा चैप्टर चलेगा, है ना। यहाँ पर ई की वैल्यू 1 है तो पूरा पैराबोला चलेगा। इस कोनिक के जस्ट बाद पैराबोला ही शुरू होगा। उसके बाद में ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उसमें हाइपरबोला होगा। और सर्कल आप पढ़ चुके हैं, ई की वैल्यू वहाँ 0 रहती है सर्कल में, ठीक। ई की वैल्यू 0 रहती है सर्कल में, और सर्कल आपका खत्म हो चुका है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सर्कल में आप देख रहे होंगे। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ज़्यादातर 4 क्वेश्चन का एवरेज है उसका, है ना। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अक्सर इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और वही एलटी में और उसमें आते हैं तो थोड़ा कंसेप्चुअल आने लगते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिकल ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे टेट सीटेट होता है, वैसे ही आप मान लीजिएगा कि एलटी और आपका ये जो है टीजीटी पीजीटी, उधर एलटी जीआईसी। जिस तरह से टेट सीटेट में डिफरेंस होता है, वैसे ही इन लोगों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। कॉन्सेप्ट में अंदर घुस के एलटी और जीआईसी वाला पूछा जाता है, और इसमें ज़्यादातर मैथमेटिकली पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्चुअल कम रहता है। और जो कंसेप्चुअल यदि छूटा रहता है
तो फिर वो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है होना, क्योंकि उसी के बेस पर सिलेक्शंस भी होते हैं। और इसीलिए देखिएगा LTGIC वाले में भी आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक निश्चित कट ऑफ वो रखते हैं कि यदि उससे नीचे रहेगी तो सीट खाली चली जाएगी, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं देते, ज्वाइनिंग नहीं देते, है ना, वो चीज़ें हैं। आइए यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है ये आपने अभी देखा कि एक आपके पास कोई ये फिक्स्ड लाइन थी, ये फिक्स्ड लाइन को आपने क्या बोला था, डायरेक्ट्रिक्स बोला था। तो इसको अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स, इसको मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स, ये लिख दिया। और डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर देखिएगा एक आपके पास ये फिक्स पॉइंट लिया था, इसे एस से डिनोट किया था, इसको हमने बोला था फोकस, इसको बोला था फोकस। अब कोई पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट ये P ले लिया, और P है मूवेबल पॉइंट है, तो इसे एक्स वाई से आप डिनोट करेंगे। तब आप एक तो ये डिस्टेंस ले रहे थे, एक यहाँ से आपने ये डिस्टेंस ली थी, एक ये डिस्टेंस ले रहे थे, और एक आपने कौन सी डिस्टेंस ली थी, ये डिस्टेंस ली थी। ये पॉइंट आपने M लिया था। अब जब कोनिक आता है तो कोनिक इस तरह से, ये किसी तरह से या तो इस तरह से चलेगा या कुछ और इस तरह से होकर के इस तरह से चलेगा, है ना, एक इधर चलता है तो और आगे देखेंगे इधर भी चलने लगेगा, ऐसे चलने लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा ये कर्व जाता है, ये मूव कर रहा है, पी 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 मूव करता हुआ इस तरह से निकलता है। तो ये फोकस से होकर के कोई एक लाइन जाए और इसके एक्सिस के इसके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और फोकस से होकर के जाती है, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा, तो इसे बोला जाता है एक्सिस। इस लाइन को क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ कोनिक बोला जाता है, एक्सिस ऑफ कोनिक बोला जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा, एक्सिस ऑफ कोनिक बोला जाता है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो एक्सिस और कोनिक के लिए यदि आप लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सिस हेडिंग डालते हैं और इसकी आगे बात करते हैं। तो एक्सिस में आप क्या लिखेंगे, एक्सिस को यदि हम डिफाइन करेंगे तो एक्सिस में हमने क्या बताया, ये कोई लाइन है जो फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए लाइन थ्रो द फोकस, यानी फोकस से होके पास करती है, ए लाइन थ्रो द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। ए लाइन थ्रो द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, तो इसी को क्या बोला जाता है, इज नोन एज इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक बोला जाता है। चलिए, एक्सिस ऑफ कोनिक लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वर्टेक्स पर। वर्टेक्स क्या होता है, तो देखिए वर्टेक्स आपका क्या है, वर्टेक्स में आपने देखा कि जो ये एक्सिस और ये कोनिक जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सिस और कोनिक, जो कोन आपने ये कोनिक ये ड्रॉ किया है, ये जिस पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। तो यहाँ पर हमने वर्टेक्स को इस पॉइंट से डिनोट कर दिया ए से, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ये इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड, या लिख दीजिएगा कोनिक एंड इट्स एक्सिस, इज नोन एज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स बोला जाता है। यानी हिंदी में जो बोलते हैं, एक्सिस को हिंदी में बोला जाता है अक्ष, इसको हिंदी में बोला जाता है अक्ष, और इस वर्टेक्स को बोला जाता है हिंदी में शीर्ष, वर्टेक्स को हिंदी में बोला जाता है शीर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे हम लोग और बात करते हैं। अब हम लोग सेंटर की बात करेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर की बात करेंगे। तो सेंटर क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या होता है, इन सब पर बात करेंगे। डबल ऑर्डिनेट पर बात होता है। तो सेंटर की बल्कि हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि सेंटर के लिए थोड़ा सा चीज़ अलग चेंज होगी, पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आगे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लेटेस्ट। पहले हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे, एक कॉर्ड की बात करेंगे। कॉर्ड क्या होती है, तो देखिए कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड मतलब क्या होता है, जीवा। कॉर्ड मतलब होता है जीवा। जीवा क्या होता है, दो पॉइंट कोई से भी इस पर ले लिए जाएं, कोनिक पर कोई से दो पॉइंट ले लिए जाएं और उन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाए, या उन दोनों पॉइंट से पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है या मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट, जिसमें क्या होगा, कोई लाइन सेगमेंट होगा जो कोनिक पर दो पॉइंट को क्या करता है, मिलाता है, दो कोनिक पर मिलाता है। तो आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पर आप लिखेंगे तो कॉर्ड में आप लिख दीजिएगा कि आपके पास क्या है, कॉर्ड में आप लिखेंगे कि ये दो पॉइंट हैं आपके कोनिक पर, इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है, या लाइन सेगमेंट आपने कहा, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होता है। और ये क्या करता है, यहाँ से लाइन सेगमेंट किससे होकर के जाता है, सेगमेंट, और यहाँ पर हम कहेंगे लाइन सेगमेंट थ्रो टू पॉइंट्स, throw 2 points on the conic, 2 points on the conic, यानी कोनिक पर 2 पॉइंट्स होते हैं, तो इसी को कहा जाता है इज नोन एज, ये आपका क्या कहलाता है, इज नोन एज, ये आपका कहलाता है कॉर्ड, ये कहलाता है कॉर्ड ऑफ कोनिक, इसे हम कॉर्ड ऑफ कोनिक बोलते हैं। अब देखिएगा, कोई कोनिक हो, कोई आपके कॉर्ड होगी जो कहां से होकर, यहां से एस से होकर के, फोकस से होकर के पास करेगी, फोकस से होकर के पास करेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस से पास करने वाली कॉर्ड को हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। फोकस से पास करने वाली कॉर्ड को हम क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड कहेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फोकल कॉर्ड के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो फोकल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। चलिए फोकल कॉर्ड क्या होती है, अगला नंबर है आपका फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड यानी ये क्या होगा, ये होगा नाभि से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है, यानी नाभि से होकर के जा रही है, तो हम कह सकते हैं नाभि जीवा। अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना, अनुमान से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो देखा ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। जब कभी हिंदी मीडियम में पढ़ा था तब वो है, अब तो ध्यान नहीं है। संभवतः मुझे लग रहा है कि ये नाभि जीवा ही बोली जाती होगी, क्योंकि फोकल का मतलब वही नाभि होता है और कॉर्ड का मतलब जीवा होता है, तो नाभि जीवा बोलते होंगे या कुछ और बोल रहे होंगे फिलहाल में। चलिए फोकल कॉर्ड पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर हम लोग उसी कोनिक पर बात करते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स थी, ये हमने क्या ले लिया था, कोनिक ले लिया, और ये आपने ले लिया यहाँ पर ये ए वर्टेक्स था आपका, यहाँ पर ये आपके पास क्या था, ये हमने सपोज कर लीजिए फोकस ले लिया था, ये फोकस ले लिया था। अब ये फोकस से जो भी आपकी लाइन इस तरह से क्रॉस करती है और दोनों पॉइंट ए और बी पर ये कोई कॉर्ड है आपकी, इसे बोला जाता है फोकल कॉर्ड। इसे क्या बोला जाता है, फोकल कॉर्ड बोला जाता है। चलिए मैंने लिख दिया इस पर, इसे जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं, तो ये मैंने फोकल कॉर्ड लिख दिया। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पीछे मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। इसको यहाँ पर जो हम कहेंगे ये फोकस हमने कहा, इसको हमने यहाँ पर देखिए वर्टेक्स लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं ए को वर्टेक्स बोला जाता है, और जो ये है इसे क्या बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है। जो यहाँ से ये हमारे पास, यदि यहाँ पर चलिए मैं ये ले रहा हूँ, ए ले लिया मैंने, यहाँ पर ये बी ले लिया, तो ए बी है, इसे क्या बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है, कॉर्ड जीवा बोला जाता है, ये वर्टेक्स बोला जाता है। ये एक्सिस ऑफ कोनिक हमने लिख ही दिया था। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये तो वर्टेक्स था ये आपका, ये वो क्या बोला जाता है, फोकल कॉर्ड बोला जाता है। तो फोकल कॉर्ड आपकी क्या होती है, कोई कॉर्ड होती है जो कहाँ से होकर पास करती है, फोकस से होकर के पास करती है, इसे बोला जाएगा नाभि। फोकल कॉर्ड को नाभि जीवा, है ना, नाभि जीवा बोला जाता है। तो चलिए तो यहाँ पर हम करेंगे, फोकल कॉर्ड आपका होगा द कॉर्ड, कोई आपके पास
कॉर्ड यानी कोई जीवा होगी, कॉर्ड पासिंग थ्रो द कॉर्ड पासिंग थ्रो द फोकस ऑफ ए कोनिक, यानी किसी कोनिक के होकर के पास करती है, इज नोन एज ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड, इज नोन एज फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड हो जाएगी। और इसे हिंदी में जो बोला जाता है वो क्या बोलेंगे, नाभि जीवा ही बोलते हैं। शायद देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मुझे तो लग रहा है कि नाभि जीवा ही बोला जाता है। बाकी का यदि कुछ गलती हो तो पता नहीं, नाभि जीवा ही वैसे बोलेंगे जहाँ तक है मुझे लग रहा है। आइए, फोकल कॉर्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करेंगे, लेटस रेक्टम की बात करेंगे। लेकिन चूंकि लेटस रेक्टम को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो एक होता है डबल ऑर्डिनेट। तो पहले हम डबल ऑर्डिनेट की बात करते हैं, क्योंकि जो फोकल कॉर्ड होगी, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फोकल कॉर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे। और चूंकि ये डबल ऑर्डिनेट भी होती है, तो डबल ऑर्डिनेट है जो हम कह सकते हैं, जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करेगी उसको भी हम लेटस रेक्टम कहेंगे, वही चीज होगी। तो पहले मैं डबल ऑर्डिनेट पर बात करता हूं। डबल ऑर्डिनेट हिंदी में बोल लेंगे, द्विकोटि भी बोल सकते हैं, डबल DOUBLE, डबल ऑर्डिनेट ये बोलेंगे तो हिंदी में ये संभवतः होगा द्विकोटि। अब देखिएगा, यदि हिंदी कुछ गड़बड़ हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि एक अनुमान से ले रहा हूँ, मैं अनुमान से ले रहा हूँ कि यही बोलते होंगे। हालांकि धीरे धीरे जब यहाँ समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन रहते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, जो हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी कॉर्ड्स होंगी, जैसे ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये 90 डिग्री है तो ये डबल ऑर्डिनेट होगा, है ना। ये हमने ले लिया, ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट होगी। तो यहाँ पर जो डबल ऑर्डिनेट होती है वो क्या होती है, कोई कॉर्ड होती है, कॉर्ड ऑफ द कोनिक, यानी क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कोनिक, कोई कॉर्ड होती है कोनिक की, ठीक है। और क्या है, इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सिस ऑफ कोनिक, इज नोन एज, तो यही जो आपके पास जो कॉर्ड होती है इसी को क्या कहते हैं, इज नोन एज, इसे बोला जाता है आपका, ये क्या बोला जाता है, डबल ऑर्डिनेट ये बोला जाता है, डबल ऑर्डिनेट बोला जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं लेटस रेक्टम की। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम को बोला जाता है हिंदी में नाभिलंब, ये तो याद है मुझे, नाभिलंब, इसे नाभिलंब बोला जाता है। चलिए आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो लेटस रेक्टम में क्या होता है, कोई भी ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से होकर के पास करे, एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से होकर पास करे। तो इस तरह से ये कॉर्ड हो गई, ये यहाँ पर आपने 90 डिग्री ले लिया, ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस और फोकस से होकर के क्या कर रही है, पास भी कर रही है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ, वैसे आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन चलिए मैं हटा ही देता हूँ फिर भी। ये तो इसे हमने मान लिया, ये एल पॉइंट ले लें, इधर एल डैश ले लें, इसे क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम बोला जाता है। ये है, ये डबल ऑर्डिनेट हैं, ये है आपके पास DOUBLE डबल ऑर्डिनेट्स, ये हैं आपके पास डबल ऑर्डिनेट्स हैं। कौन कौन सी डबल ऑर्डिनेट्स, एक तो ये है और एक आपने लिए ये है, और जो ये है आपके पास में ये है आपके पास लेटस रेक्टम, जो ये है लेटस रेक्टम,
लेटस रेक्टम है ये। अब लेटस रेक्टम में हम क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर कहा द कॉर्ड, ये आपके पास एक कॉर्ड है, कॉर्ड ये कहाँ है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एंड passes through the focus, is known as latus rectum. passes through the latus rectum, ये latus rectum हो गया। और ये दूसरी डिफाइनेशन देना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं जो डबल ऑर्डिनेट, कोई डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से होकर के पास करती है, भाई डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से होकर के पास करती है, उसे भी हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। तो और हम कह सकते हैं द डबल ऑर्डिनेट passes through the focus is known as ये आपका क्या कहलाता है, जो फोकस से होकर के पास कर रहा है, तो इज नोन एज, यही आपका क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम कहलाता है, इज नोन एज लेटस रेक्टम। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे। यहां पर हम लोग सेंटर की बात करेंगे। सेंटर क्या होता है, आइए सेंटर पर बात करते हैं हम लोग। सेंटर पर देखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे कोई कॉर्ड होगी इसमें, जैसे कोई भी कॉर्ड होती है या जो सेंटर होता है और इसका जो फोकस होता है या एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होगा, पॉइंट, और इस पॉइंट से पास करने वाली जितनी भी कॉर्ड्स होंगी, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट होता है, इसमें एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट से पास करने वाली जितनी भी कॉर्ड्स होंगी उन सबको ये बाइसेक्ट कर देगा। जैसे देखिए ये आपके पास कोई कोनिक है, ये हमने कोनिक ले लिया, यहां पर ये कोई पॉइंट ले लिया, यहां से ये हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से जितनी भी कॉर्ड पास करेंगी, जैसे सपोज कर लीजिएगा ये कॉर्ड पास की, मान लीजिए ये, तो इसमें क्या होगा, यहां पर है तो जितनी ये इधर होगा उतना ही ये होगा, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। इस तरह से देखिए हमने ये कॉर्ड ले ली, यहाँ से जो भी कॉर्ड पास करेगी इससे होकर के वो बाइसेक्ट होगी, ये हो गई। मान लीजिए ये कॉर्ड ले ली, जितना इधर होगा उतना ही ये इधर होगा, तो ये पॉइंट कहलाता है सेंटर। ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा, कॉर्ड को जो इससे पास करे। तो हम यहाँ पर सेंटर में क्या लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स, द पॉइंट which bisects इसे बाइसेक्ट्स करता है आपका, और किसे बाइसेक्ट्स करता है, एवरी कॉर्ड को, एवरी कॉर्ड ऑफ कोनिक, एवरी कॉर्ड उसको जो पासेज करता है। यहां से आप लोग, मुझे लग रहा है कि कोनिक यहां लगा देंगे तो आप लोग गड़बड़ाएंगे।
तो मैं यहाँ कॉर्ड ही तक रहने देता हूँ, है ना, कहीं कंफ्यूजन न हो जाए आपको। तो कॉर्ड, एवरी कॉर्ड पासिंग थ्रू, कोनिक भी लगा सकते हैं लेकिन आप कंफ्यूजन में न पड़ जाएं, क्योंकि फिर आप कॉर्ड ऑफ कोनिक हमने लिखा है तो कहीं आप ये नहीं समझ जाएं कि कोनिक पास कर रहा है ना, इसलिए कोनिक को मैंने हटा ही दिया है, केवल कॉर्ड रखा है, तो वो कंफ्यूजन न हो वहां पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू कहां से होता है, इसी पॉइंट से, पासिंग थ्रू इट, यानी इस पॉइंट से ही पास करने वाली जितनी भी कॉर्ड्स होती हैं उन सबको ये क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, तो उसी को कहा जाता है आपका सेंटर। तो इसी को क्या कहा जाता है, इज नोन एज, इसी को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, इज नोन एज सेंटर। यही आपने जो ले लिया वो क्या ले लिया, सेंटर ऑफ कोनिक हो गया। उम्मीद करता हूं कि सेंटर ऑफ कोनिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो यहां पर बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक की बात करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होगी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक की बात करेंगे। तो आइए जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, बड़े आराम से चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह से आप चले हैं उसी तरह से बस आगे बढ़ना है आपको। तो जनरल इक्वेशन के लिए पहले कोनिक आप ले रहे थे, तो कोनिक वाला वही आपने क्या ले लिया, फिगर ले लिया। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स ले ली। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स ले ली। डायरेक्ट्रिक्स होगी तो ये कोई लाइन होगी, कोई लाइन ली थी आपने। लाइन यदि जनरलाइज करना चाहें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। फिर आपके पास एक फिक्स पॉइंट था, एक आपके पास क्या था, फिक्स पॉइंट था। तो फिक्स पॉइंट ले लिया, इसे आप फोकस बोलते थे, फिक्स पॉइंट ले लिया। अब इस फिक्स पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कुछ लेना चाहें तो हमने अल्फा बीटा ले लिए। इसको हमने फिक्स पॉइंट को एस से डिनोट कर दिया, कोऑर्डिनेट इसके हमने क्या ले लिए, अल्फा बीटा ले लिए। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स की भी वो लिख लीजिए, क्योंकि वहां पर हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, उसके हम लेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो स्मॉल a b c ही वहां लेना अच्छा रहता है। स्मॉल, चूंकि कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को हम शो भी करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ कैपिटल लेटर से ले लेते हैं फिर डायरेक्ट्रिक्स को। तो ये हमने ले लिया ax प्लस वी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, ये कैपिटल है। यहाँ पर आगे चल के हम स्मॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, वो एक अलग बात है। अब कोई पॉइंट P आप ले रहे थे, P ये पॉइंट आपने लिया है, इसी पॉइंट का लोकस है x, y का। यहाँ से देखिएगा ये मिला दिया, यहाँ से आपने ये मिला दिया, ये पॉइंट आपके पास क्या था, M पॉइंट है। और ये यहाँ पर जो एंगल है ये आपके पास क्या था, 90 डिग्री एंगल है। आइए ये 90 डिग्री एंगल है, ये ले लिया हमने। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से हम लोग जो बात करेंगे इस पॉइंट का, इसी का लोकस होता है। तो लेकिन यहां पर क्या कहता है, मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स कहता है हम सच लिखेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। वही सच्चाई लिखनी है और सच्चाई को ब्रेक कर देना है बस। जैसे जैसे डेफिनेशन आपने लिखी है वैसे ही आप ब्रेक करते चले जाते हैं, वही बस आपको करना है। तो सच लिखेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। तो सच्चाई में आपने क्या लिखा था, सच्चाई में ये था कि जो ये डिस्टेंस आपने रेशियो लिया था, ये PS अपॉन PM लिया था इक्वल टू E। ये आपने लिया था PS अपॉन PM और इक्वल टू आपने लिया था E। और E ये आपका क्या था, कांस्टेंट वैल्यू थी कोई, E आपकी क्या थी, कांस्टेंट वैल्यू थी। और यदि यहां से हम लेना चाहें तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि PS इक्वल टू E इंटू हम क्या लिख सकते हैं, PM। E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, PM लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब PS है तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो x, ये चूंकि हम डिस्टेंस ले रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ये PS, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जो सच्चाई लिखी थी यही आपने सच्चाई लिखी थी, इसको ब्रेक करना शुरू कर दिए।
किस किस के रूप में ब्रेक था, ये पी लोकस था, ये डायरेक्ट्रिक्स थी तो ये इन्वॉल्व करना है, पी पॉइंट भी इन्वॉल्व करना है, और फिक्स पॉइंट था ये फोकस जिसे आप कह रहे थे, इसको भी इन्वॉल्व करना है। तो इसको इन्वॉल्व करने के लिए यही उपाय है हमारे पास कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालें, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें। यही हमारे पास उपाय है, वही हम क्या करते हैं यहाँ पर लगा देते हैं, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए जो अवेलेबल है वही हमने यहाँ पर लगा दिया, ये हो गया इक्वल टू हो गया ई, और इनटू अब हम पी एम की बात कर रहे हैं तो पी से इस पॉइंट पर ये डायरेक्ट एक्स पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस होगा बी वाई, और ये हो गया बी वाई, और ये फिर आपके पास प्लस हमने ले लिया सी, और अपॉन अंडर रूट में जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करें, इसको इधर ट्रांसफर कर लें, और चूंकि ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो इधर हम क्या करें, ट्रांसफर कर लें, और ट्रांसफर करने के बाद में इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर दें। होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपकी आने लगेगी, सेकंड डिग्री की इक्वेशन आने लगेगी। तो चलिए इसका हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ से इसका मल्टीप्लाई जो होगा ये होगा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर, और ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इसका हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई आएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, यहां से देखेंगे तो यहां से आएंगे तो एक्स बाई भी आएगा, एक्स बाई का भी कोफिशिएंट होगा, सबके कोफिशिएंट होंगे। तो इन कोफिशिएंट को हम एक यहाँ पर नाम देते चले जा रहे हैं, जो भी कोफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है, हम शॉर्ट में अब लिख दे रहे हैं, जो इन कोफिशिएंट को आगे चल के नाम देंगे वो एक्स स्क्वायर की टर्म एक साथ है ना, उसके साथ कोफिशिएंट होगा, उसे हमने स्मॉल ए से डिनोट कर दे रहे हैं। तो जो ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको हम जो दे दे रहे हैं एक सरफेस जो एस से डिनोट कर दिया हमने, सरफेस का या एस से डिनोट कर दिया, और इसे हमने कहा कि ये जो बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बाई का जो कोफिशिएंट होगा प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy, और प्लस अब यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर ये कैपिटल सी था, यहाँ पर ये कैपिटल सी है, यहाँ पर स्मॉल सा लग रहा है, चलिए यहाँ मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसे कैपिटल और कर दे रहा हूँ, ये कैपिटल सी था यहाँ पर ये, अब यहाँ पर हमने मान लिया इसे स्मॉल सी और इक्वल टू कर दिया 0। ये इक्वेशन आपकी आ रही है, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। ये कैसी है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ कैसी आ रही है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ रही है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये किसको शो कर रहा है, कोनिक को शो कर रहा है। इसी कोनिक पर हम लोग बात करेंगे, विच इज लिख दीजिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, लिख दीजिएगा यहाँ पर जो आपने ये लिख लिया है, यही आपके पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ रही है, यही कोनिक है, यही आपके पास क्या है, कोनिक है। और ये क्या है, विच इज इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सॉरी जनरल इक्वेशन लिखिए, विच इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन आपकी हो रही है, ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन हो रही है। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर यदि इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हों, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट के लिए डायरेक्ट आप क्या रखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। यानी ये कोनिक है, इस कोनिक के यदि आपको कोऑर्डिनेट लेने हैं तो कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या रखेंगे वो बता रहा हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर,
इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, हालांकि वहाँ पर जब हम आपको बताएंगे तो इसके सेंटर के बारे में कुछ है ना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी ये तैयार कर सकते हैं, नहीं ट्रिक के बारे में भी बताएंगे। ये होता है एच एफ माइनस बी जी, ये होता है आपका एच एफ माइनस ये होता है बी जी अपॉन, ये भी कहाँ से निकलेगा, जो आप डिटर्मिनेंट लेंगे, जो डिटर्मिनेंट लेंगे वहाँ से ए एच जी वहाँ से आएगा, और ये होगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये होगा यहाँ पर ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये दूसरा क्या होता है, यहाँ पर एच एफ था तो यहाँ पर उलट जाएगा, जी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा और एफ क्या होगा, इधर आ जाएगा, यानी एच जी माइनस क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा, एच जी हो जाएगा, जी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एच जी माइनस ए एफ, और अपॉन वही आपका जो नीचे है इसमें ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये इसका आपका क्या होता है, सेंटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, कहीं से कोई गड़बड़ी न होने पाए। अब यहाँ पर यदि हमें सेंटर निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर फॉर फाइंडिंग इट्स सेंटर की बात कर रहा हूँ, फॉर फाइंडिंग इट्स सेंटर, फॉर फाइंडिंग इट्स सेंटर, इसके सेंटर की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और फाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, पीछे जो इक्वेशन लिया जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक आई है उसी को लेकर के चल रहा हूं मैं। देखिए क्या होगा, इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो एस था उसे डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में वाई वगैरह सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसको एस को, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यदि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पहले आपके पास ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 2a एक्स होगा प्लस बी वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2h एक्स वाई, तो 2h और एक्स वाई, तो यहाँ y बचेगा, और प्लस फिर होगा आपके पास 2g एक्स, तो यहाँ से 2g बचेगा, और प्लस होगा 2f वाई प्लस c इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपके पास में। यहां से देखेंगे तो ये आपके पास बचेगा ए एक्स और प्लस हो जाएगा एच वाई और प्लस जी इक्वल टू हो जाएगा 0। इक्वेशन ये आपने ले ली जो भी यहाँ पर आ रही है, चलिए ए इक्वेशन से डिनोट कर दिया मैंने, जो पहले यदि या पहले वाली को उसे किसी से डिनोट कर दीजिए तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, उसे 1 से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसे 2 से डिनोट कर देते हैं। इससे पहले जो आई थी इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं 1 से डिनोट कर दे रहे हैं, इस इक्वेशन को फिर हमने 2 से डिनोट कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, डेल एस अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जो हमारे पास सरफेस था उसी को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा 2ay होगा प्लस 0 प्लस 2, ये होगा यहाँ से 2h x होगा और प्लस होगा 2f इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास जो हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको दी गई होंगी भाई, जो हमें यदि सर्कल दिया जा रहा है यदि हमें कोनिक दिया जा रहा है तो ए बी सी एच एफ जी ये वैल्यू दी जा रही होंगी, इसका मतलब ये हमें नोन है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये 2 इक्वेशन आपकी बन रही हैं, एक 2, यहाँ से पहले 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, इसे यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एच एक्स प्लस ए वाई और प्लस हो जाएगा एफ इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गई 3rd। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फॉर किसके लिए, एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करेंगे, तो यही आपका जो सेंटर होगा, यही जो आपके पास सेंटर होगा वही आप निकालेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे और वही आएगा सेंटर, जो ये वैल्यू आ रही है ये निकल आएगा, ये आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर और हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है, जो डेल्टा की वैल्यू होगी ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा इक्वल टू जो हम लेते हैं डेल्टा इक्वल टू ये आपका क्या होता है, ये होता है ए एच जी, ऐसे रो में ले लेंगे, कॉलम में भी ले लीजिए, पहले कॉलम में ए एच जी। अब जो यहाँ पर आपका जो डायगोनल है इसमें बी सी लगा दीजिए, ये बी सी हो गया, जो जगह बच गई वहाँ पर एफ लगा दीजिए और इक्वल टू, यही है आपका डेल्टा इक्वल टू। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, एक तो आपका आता है ये ए बी सी आता है, ए बी सी, और 2f g आता है यहाँ पर 2f g h प्लस 2f
जी एच आता है, फिर माइनस, माइनस ए के साथ में आता है, वो क्या होता है, ए के साथ में आता है ए, और ए के लिए यहाँ से होगा एफ स्क्वायर, तो ये आपका होगा क्या होगा, माइनस ए एफ स्क्वायर होगा, माइनस, और ये हो जाएगा बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर और इक्वल टू होगा जीरो। ये सॉरी जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, इसकी ये वैल्यू आ रही है, ये आपने लिख दिया डेल्टा की वैल्यू। अब ये डेल्टा की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। डेल्टा की वैल्यू आपकी जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। जब जीरो होगी तब क्या होगा और नॉन जीरो होगी तब क्या होगा, इस केस पर अब हम लोग बात करते हैं। आइए, तो यहां पर हमने ले लिया कि यदि हमारे पास फॉर एलिप्स, चलिए सबके लिए यहां पर ले रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, यदि आप वैसे लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, पीछे भी मैंने लिखवाया है वैसे। फॉर एलिप्स, एलिप्स के लिए हम बात करेंगे तो डेल्टा आपका क्या होना चाहिए, जो डेल्टा होना चाहिए ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए साथ में, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए एलिप्स के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। और आपके क्या होना चाहिए, और आपके साथ में जो होना चाहिए ये एच स्क्वायर माइनस ए बी निकल के आएगा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन, ये होना चाहिए जीरो, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। ये एलिप्स के लिए हो गया। फॉर पैराबोला के लिए क्या होगा, ये नेचर ज्ञात करने के लिए आपको पता चलेगा। ये पैराबोला के लिए क्या होगा, पैराबोला के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो डेल्टा है ये नहीं होना चाहिए जीरो, डेल्टा नहीं होना चाहिए जीरो, साथ ही साथ जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है ये जीरो के बराबर हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए ए बी। ये देखिए इस पर कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछ लिया गया है। फॉर हाइपरबोला के लिए, या पहले सर्कल के लिए लिख देते हैं, हाइपरबोला होगा, फिर आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होगा। फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला से पहले आप एलिप्स हो गया, सर्कल के लिए लिख लीजिए फॉर सर्कल। सर्कल के लिए भी देखिएगा डेल्टा की वैल्यू है ये जीरो नहीं होनी चाहिए, डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और a के बराबर b होना चाहिए, निकाला था ना आपने, a इक्वल टू b होना चाहिए, और h की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ये पीछे आपने कंडीशन में भी निकाला था। ये सर्कल के लिए है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे हाइपरबोला के लिए, बात करेंगे फॉर हाइपरबोला। फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए हम बात कर रहे हैं। हाइपरबोला में आपका क्या होगा, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, और इसके साथ में जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर माइनस ए बी है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन आपका क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की और बात करेंगे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक कंडीशन और जुड़ जाती है। ये क्या होता है कि यदि यहाँ पर ये डेल्टा, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके लिए भी आपका क्या है, डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और साथ में आपका a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक दोनों का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में और चीज आपको बताई थी, ये हमने लिया था कि फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब ये डेल्टा वगैरह ये निकालना, इसके जो केसेज निकालना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, प्रोसेस हो जाते हैं, पीछे हो सकता है कि समझाया भी हो, है ना, किसी में, इसीलिए अब यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, पीछे जितनी बात कर दी है इन सब के बारे में उसी से काम आपका हो जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, डेल्टा की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। डेल्टा जीरो है
तो आप समझ जाएंगे कि ये जो आपको दिया गया है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ जो कोनिक दी गई है, वो किसको शो करेगी? स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो कर रही होगी। और यदि इनमें से कोई कंडीशन होल्ड हो रहा होगा तो इस कंडीशन को वो होल्ड कर रही होगी। ये है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? इनके एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स पर हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है आपका पहला एग्जाम्पल है द कोनिक। ये दे दिया आपको, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। ये आपको दिया द कोनिक 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 104x माइनस 172y प्लस 44 इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पर दे दिया है। चलिए, ये यहाँ पर दे दिया है। अब ये कह रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपरबोला कर रहा है, एलिप्स कर रहा है, सर्कल कर रहा है या पैराबोला कर रहा है? इसमें से एक चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप पहले क्या निकालेंगे? पहले तो देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो दिया नहीं है, तो डेल्टा मत निकालिए, डेल्टा नॉन जीरो होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होता तो डेल्टा निकालना जरूरी हो जाता, दोनों हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला। एलिप्स, पैराबोला, तो डेल्टा तो नहीं निकालना है ना। डेल्टा नॉन जीरो है चारों के लिए। अब आपको क्या निकालना है? एच, और वही कंडीशन निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके पास एक होता है एच स्क्वायर ए बी, एक एच स्क्वायर निकालेंगे, एक आप क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। एच स्क्वायर निकालिए और ए बी निकालिए। एच स्क्वायर आपका क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? एच की वैल्यू क्या हो रही है? 12। तो एच इक्वल टू आपका 12 हो रहा है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो सीधा सा 144 आप लगा देंगे यहाँ पर। ये 144 हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है? ए बी की बात कर रहा है, और 16 का मल्टीप्लाई आप 9 के साथ में करेंगे, ये भी 144 ही होगा। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है? ए बी हो रहा है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है तो निश्चित रूप से जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी? पैराबोला होगी। निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा? ये पैराबोला हो जाएगा। इस तरह से ये कोनिक आपको पता चल गया कि पैराबोला है। आइए आगे हम लोग फिर और बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में फिर आपसे ये क्या कह दिया है उसने, और देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से उसको पहले आप लोग देखेंगे। सॉल्यूशन इसमें कह रहा है ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3 एंड एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट। कोई कर्व है जो 5,3 से पास कर रहा है, एंड और एनी पॉइंट के फॉर्म में, यानी मूवेबल पॉइंट के फॉर्म में वो क्या है? x, y है इस पर। अब क्या कह रहा है? ऑन इट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप एंड द ऑर्डिनेट इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इसकी स्लोप और इसका ऑर्डिनेट। तो इसका मतलब जो स्लोप हो गया वो क्या हो गया? आपका स्लोप आप लेते हैं वो dy/dx हो गया ना, और ऑर्डिनेट आपका क्या होता है? y होता है। भाई इसका ऑर्डिनेट y हो जाएगा ना। अब वो क्या कह रहा है? इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा। ये इक्वल हो रहा है एब्सिसा। एब्सिसा वहां पर क्या होगा? x होगा। भाई ये कोई कोनिक आपका हो गया। यदि यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास x, y है, तो यहाँ पर ये ऑर्डिनेट आपका क्या हो गया? y हो गया। मान लीजिए ये यहाँ पर ऑरिजिन है, ये 0, 0 है, तो ये आपका क्या हो गया? y हो गया। ये एब्सिसा हो गया। एब्सिसा x के इक्वल होगा। और इसके यहाँ पर हम स्लोप की बात करेंगे तो ये स्लोप किसके बराबर होता है? dy/dx के इक्वल होता है। तो y डॉट ये आपने लिया y इंटू dy/dx इक्वल टू एब्सिसा आपका क्या हो गया? x हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लग जाएगी। अभी हमने पढ़ाई नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो यहाँ सेपरेबल वेरिएबल लगेगा। सेपरेबल वेरिएबल में क्या होता है? यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड में होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड में होते हैं। वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर देते हैं। हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट होता है इसमें, है ना। y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो इसे हम सेपरेट कर देंगे, इसलिए बोला जाता है सेपरेबल वेरिएबल। आप लोगों को बताया गया होगा कि एक साइड में y ले लीजिए, एक साइड में x ले लीजिए,
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल्स दो तरह के होंगे, तो वहां पर हम लोग जब बात करेंगे तो बताएंगे आपको। और तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमें एक साइड में लेना होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड में लेना होता है। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए यहाँ पर जो आपने लिया ये हो जाएगा y dy इक्वल टू हो जाएगा x dx, ये हो गया। अब इसे हम इंटीग्रेट कर दें, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस आप चाहें तो एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं, या कांस्टेंट को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कांस्टेंट को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, चाहे उधर ले लीजिए, आपकी मर्जी, कहीं भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर चलिए यहीं ले लिया हमने। अब ये क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ये क्या कह रहा है, ये कहाँ से होके जाता है, ये आपका जो पास करता है वो, ये हमको कर्व मिल गया, जो कर्व आपका होता था ये 5,3 से पास करता है। तो यहाँ पर 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, और ये एक्स इधर लाएंगे तो -9/2 होगा इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/2। तो दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास सी इक्वल टू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सी की वैल्यू 8 लगा दी आपने, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 8 लगा दीजिए। 8 को आप इधर, गलत तो नहीं हो रहा कहीं, 9 ये 16/2, ठीक है, 8 हो गया। अब 8 यहाँ पर आप लगा दीजिए तो ये क्या मिलेगा कर्व आपको, ये, इसे हम इधर ट्रांसफर कर दें, इसे इधर ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, यदि और इसे लिखना चाहें तो यहाँ पहले 8 लगा दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 8 हो गया। सॉरी, इक्वल यहाँ पर प्लस है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और सी की जगह पर हो जाएगा वो प्लस 8 हो गया। 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उधर ले लें, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कोई वैल्यू आ रही है ऐसे, कहीं पर हमें लग रहा है गलती हो रही है हम लोगों से, कहीं न कहीं इसमें गलती हो रही है, हाँ कहीं न कहीं इसमें गलती हो रही है जी। 16 तो ये आ रहा है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आ रहा है, कहीं पर मिस्टेक हो रही है, उसे आप चेक कर लेंगे। अब कहाँ मिस्टेक हो रही है ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये 5 ये मिस्टेक हो रही है, ये x की जगह पर हम ये लगा गए और उसकी जगह पर ये लगा गए, ये मिस्टेक हो रही है, यहाँ चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए वैल्यू लगा दीजिए, y की जगह पर कितना लगेगा 3, तो ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा इक्वल टू 25/2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करें, दिस इम्प्लाई जो c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -8 आएगी, ये -8 लिख लिया। अब यहाँ से आपका हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, यहाँ से अब आपका हो जाएगा ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा -8। 8 को इधर ट्रांसफर करने से इधर ट्रांसफर कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 16। इस तरह से जो ऑप्शन आपका सही हो गया वो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से ये आपके पास सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल है द इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट्स, अब ये सेम उसी तरह का है जैसा आपने पहले लिया था। ये रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है या एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आप पढ़ चुके हैं सेम उसी तरह का है क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप निकाल लेंगे, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप भी जो है अच्छे से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। और संभवतः ये जो आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है ये जो आना चाहिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से,
सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पहले आपको डेल्टा निकालना है और डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 0। डेल्टा की वैल्यू जैसे ही 0 आ जाएगी वैसे ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि डेल्टा आपका कहाँ 0 था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 0 था, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। ठीक है, चेक करेंगे 0 ही आएगा। अब आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये अगला आपका एग्जाम्पल, द कोनिक गिवन वाई। ये कोनिक आपको इससे दिया जा रहा है, द कोनिक गिवन वाई, ये कोनिक आपको दिया जा रहा है। और जब कोनिक ये दिया जा रहा है, इसी को चलिए, अब ये कोनिक दिया, ये रिप्रेजेंट्स करेगा, एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स ये पैराबोला या रिप्रेजेंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जिसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, ये पहले ही जैसा हो चुका है, आराम से आप इसको भी निकाल सकते हैं। जो भी आंसर आएगा अपना चेक कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा अपना चेक कर लीजिएगा। आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं द कर्व डेस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली। जो कर्व डेस्क्राइब की बात कर रहा है वो भी पैरामेट्रिकली की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं पैरामेट्रिकली, यानी टी के फॉर्म में पैरामीटर दे दिया है, x इक्वल टू दे दिया है आपको, टी स्क्वायर दिया है प्लस टी दिया है प्लस 1 दिया है, और यहीं पर जो y की वैल्यू आपको दे दिया है, y इक्वल टू दिया है वो टी स्क्वायर दिया है माइनस टी दिया है और प्लस 1 दिया है। अब यहाँ पर t है तो t के लिए आप क्या करेंगे, अब अच्छा आपके पास ये है कि आपको ये हटाना है, यहाँ से क्या हटाना है, t को एलिमिनेट करना है। t को एलिमिनेट करेंगे तभी हमें कर्व पता चल पाएगा और तब हमें ये पता चलेगा कि क्या है ना, तभी हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है। वैसे जब इसे आप पढ़ेंगे तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन होगी। किसकी इक्वेशन होगी, पैराबोला की इक्वेशन होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हम बात करेंगे आगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये पैराबोला की इक्वेशन आएगी। और यदि आप चाहें तो हम लोग यहाँ पर निकाल भी लेते हैं। निकालेंगे तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, टी एलिमिनेट करना है दोनों में से। यदि यहाँ से देखिए हम एलिमिनेट करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू फिर मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x तो आपका ये है, y इक्वल टू आपने नीचे लिख दिया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी होगा और प्लस आपके पास 1 है। तो एक बार तो इसे जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। एक बार चलिए हमने क्या किया है, दोनों को यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऐड कर दिया। यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे, यहाँ से ये टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर आप रखना चाहेंगे तो x प्लस वाई 2 रख सकते हैं, ये हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक बार सबट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर जैसे ऐड किया है ऐसे यहाँ पर इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट में क्या है आपका, ये अरे यहाँ पर ऐड किया है तो ये x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 सबट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस होगा, माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2t होगा तो t इक्वल टू होगा तो ये हो जाएगा आपके पास t इक्वल टू x माइनस वाई 2 होगा। ये मिल रहा है। यदि ये मिल रहा है तो ये वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू x प्लस वाई 2 हो गया। अब यहाँ से एक आपकी क्या होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ पैरा वो निकल आएगी, जनरल इक्वेशन निकल आएगी आपकी सेकंड डिग्री की। जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन निकल आएगी उसी को अब आप क्या करेंगे, वही डेल्टा निकाल के देखेंगे, फिर एच स्क्वायर और वो ए भी निकालेंगे तो आपको कंडीशन पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक, अच्छे से आप लोग कर सकते हैं इसको भी। आगे देखिएगा, हम लोग फिर बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल पर, अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपका क्या है, इस एग्जाम्पल में आपके सॉल्यूशन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है E1 E2 बी द इसेंट्रिसिटीज ऑफ टू कोनिक्स। एक आपके पास कोनिक S1 है, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या E1 है, दूसरा कोनिक S2 है, इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है। इफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखिएगा वो क्या कह रहा है, बी द कोनिक्स S1 एंड S2, कोनिक्स की बात कर रहा है, इसेंट्रिसिटी तो दोनों कोनिक्स होंगे। अब जो दोनों कोनिक होंगे उसकी इसेंट्रिसिटी क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर। अब आप जानते हैं कि जो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी होती है, पैराबोला के लिए, फॉर पैराबोला के लिए आपका क्या होता है, फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए
ई की वैल्यू आपकी क्या होती है 1, या दोनों का स्क्वायर ऐड करके करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, 2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये यहाँ पर एकदम e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर लें इसके लिए तो ये 2 आएगा, और ये नॉट इक्वल टू 3 है, नॉट इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये आपका नहीं होगा, पैराबोला नहीं होगा। एलिप्स तो 1 से छोटा होता है तो ये और छोटा हो जाएगा। फॉर एलिप्स, एलिप्स भी नहीं होगा, एलिप्स भी नहीं होगा। इसी तरह से एलिप्स के लिए भी लिख लीजिए। अब फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए जो ई की वैल्यू होती है, फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए जो ई की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ से e1 स्क्वायर प्लस e1 स्क्वायर, जो e1 स्क्वायर हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, या यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो इम्प्लाइज करेगा आपका, ये इम्प्लाइज करेगा कि जो ई स्क्वायर होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा। दैट इज जो ये शो करेगा कि यदि हम यहाँ पर 2 एसेंट्रिसिटी ले लें e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, तो ये निश्चित रूप से जो होगा वो कैसा होगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, 1 + 1 से बड़ा हो जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए ये 1 + 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 + 1 से बड़ा हो जाएगा। और वो क्या है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 आपका क्या होता है, 2 से बड़ा होगा। ये 3 है ना, तो आप जानते हैं कि जो 3 है ये 2 से बड़ा भी है, एक कंडीशन होल्ड हो रहा है, तो यही सही होगा। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो क्या होंगे, दोनों हाइपरबोलाज होंगे, दोनों हाइपरबोलाज होंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चल गया, एक पैराबोला एक एलिप्स भी तो हो सकता था। वो ऑप्शन में बता रहा है कि या तो दोनों एलिप्स हैं, या दोनों हाइपरबोलाज हैं, या दोनों पैराबोला होंगे, या दोनों सर्कल होंगे। आपके ऑप्शन बता रहे हैं, ये ऑप्शन बता रहे हैं, एक एक करके नहीं लिखा है। वो सब कह रहा है या तो दोनों एलिप्स होंगे, या दोनों हाइपरबोला होंगे, या दोनों पैराबोला होंगे, या दोनों क्या होंगे, सर्कल होंगे, ये बता रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।